नमस्कार मित्रों, मैं सुभाष आपका हिंदी भाषा बोध चैनल में स्वागत करता हूं। हम काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र की प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की, और 189 प्रश्न तक हमने पढ़ लिया था। इसके आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। 190वां प्रश्न है, अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। अभिव्यंजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अभिव्यंजना की बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, यह कथन सही नहीं है। जबकि अभिव्यंजना मानसी चित्र सहजानुभूति की ही अभिव्यंजना है। शब्द, रेखा, चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र हैं। अभिव्यंजना ही कला का रूप है। ये चारों वाक्य सही हैं। अभिव्यंजना के विषय में कथन अभिव्यंजना ही बाह्य अभिव्यक्ति अनिवार्य है, सही नहीं है। जबकि अभिव्यंजना मानसी चित्र सहजानुभूति ही अभिव्यंजना है। शब्द, रेखा, चित्र आदि अभिव्यंजना के उपकरण मात्र हैं। अभिव्यंजना ही कला का रूप है, ये सभी कथन सही हैं। अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत पाश्चात्य काव्यशास्त्री ब्रेनदेतो क्रोचे ने दिया। क्रोचे का प्रसिद्ध ग्रंथ एस्थेटिक है। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। क्रोचे अंतःप्रज्ञा, अभिव्यंजना और कला में अभेद संबंध स्वीकारते हैं तथा अभिव्यंजना को आत्मिक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, काव्यम ग्राह्यमलंकरात् सूत्र किसका है? तो ये सूत्र वामन का है। काव्यम ग्राह्यमलंकरात् सूत्र वामन का है। रीति को काव्य की आत्मा मानने वाले वामन ने कोई स्वतंत्र लक्षण नहीं दिया है, किंतु रीति वर्णन में उनके विचार उपलब्ध होते हैं। वामन ने सौंदर्यम अलंकारः कथन कहा है। काव्यं तु जायते जातु कश्चित् प्रतिभावतः। काव्य हेतु संदर्भ में यह उक्ति भामह की है। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार अनुकरण है। अनुकरण क्या है? अरस्तु के अनुसार नवसर्जन है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण नवसर्जन है। अरस्तु ने प्रकृति की खामियों को छोड़कर केवल उसके सौंदर्य को ही काव्य रूप में स्वीकार किया है। अरस्तु ने अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अरस्तु के अनुसार कार्यरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। अरस्तु ने सौंदर्य की पहली शर्त अनुपात को माना है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार विरेचन खालिस्तान का परिष्कार करता है। विरेचन अंतर्वृत्तियों का परिष्कार करता है। अरस्तु के अनुसार अंतर्वृत्तियों का परिष्कार करता है विरेचन। अरस्तु अनुकरण एवं विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अरस्तु ने अपने काव्यशास्त्र में दुखांतक त्रासदी का विरेचन किया है। अरस्तु ने पूर्ण कथानक उसी को माना है जिसमें आदि, मध्य और अवसान हो। अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ हैं पेरिपोएतिकेस, टेग्नेस, रेटोरिकेस आदि। अगला प्रश्न है, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुद्धैर्य समाम्नात् पूर्वस्तस्याभावं जगदुर्परे भाक्तमाहुस्त्य मन्ये। यह कथन इनमें से किस आचार्य का है? तो यह कथन आनंदवर्धन का है। काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुद्धैर्य समाम्नात् पूर्वस्तस्याभावं जगदुर्परे भाक्तमाहुस्त्य मन्ये। यह कथन ध्वनि संप्रदाय के प्रणेता आनंदवर्धन का है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसके ध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना गया है। अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने निम्नलिखित में से किसे वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है? आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति का एक भेद कल्पना वक्रता को नहीं माना है, जबकि पद पूर्वार्ध वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता और प्रबंध वक्रता इसके भेद हैं। आचार्य कुंतक ने कल्पना वक्रता को वक्रोक्ति का एक भेद नहीं माना है। कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के 6 भेद होते हैं। 6 भेद हैं, वर्ण विन्यास, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। अगला प्रश्न है, औदात्य सिद्धांत के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? औदात्य का जो है कौन सा कथन सही नहीं है देख लेते हैं। बी कथन सही नहीं है। कौन सा? वालेता औदात्य का आवश्यक तत्व है, यह कथन सही नहीं है। जबकि वालेता औदात्य का विरोधी तत्व है। लॉन्जाइनस के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है पेरियोप्सिस, यह तो सही है। भावावेश की तीव्रता औदात्य का आवश्यक तत्व एवं अंतरंग पक्ष है। गरिमामय रचना विधान औदात्य का महत्वपूर्ण तत्व है। तीनों कथन औदात्य सिद्धांत के संबंध में सत्य हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स और उनके विचारों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो
मार्क्स ने सर्जन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ भी महत्व नहीं दिया है, ये कथन गलत है। महत्व उन्होंने भी दिया है। मार्क्स ने सर्जन की प्रक्रिया में सौंदर्य की भावना को कुछ महत्व नहीं दिया है, यह कथन असत्य है। मार्क्स के अनुसार श्रम और वर्ग संघर्ष काव्य की मूल प्रेरणा है। श्रम और वर्ग संघर्ष काव्य की मूल प्रेरणाएं हैं। मार्क्स दुनिया के सब मनुष्यों में दो वर्ग मानते हैं, शोषण वर्ग और शोषित वर्ग। मार्क्स काव्य का उद्देश्य क्रांति को प्रोत्साहित करना मानते हैं। उक्त तीनों कथन कार्ल मार्क्स के विचारों के बारे में सत्य हैं। अगला प्रश्न है, काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो शब्दार्थौ सहितौ काव्यम भामह ने कहा है सही है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ ने कहा ये भी सही है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः कॉपी मम्मट द्वारा कहा ये भी सही है। लेकिन रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम यह दंडी का नहीं है। यह काव्य जो लक्षण है पंडितराज जगन्नाथ का है। दंडी ने कहा है शरीरम तावद्दिष्टार्थ व्यवच्छन्ना पदावली। अगला प्रश्न है, शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्य वेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाव्याभ्यास्यति हेतुस्तदुद्भवे। काव्य हेतु विषयक उपर्युक्त मत इनमें से किस आचार्य का है? तो मम्मट का है। उक्त काव्य हेतु विषयक मत आचार्य मम्मट का है। सामान्यतः प्रतिभाभ्यास और व्युत्पत्ति को काव्य का हेतु माना गया है। रुद्रट ने प्रतिभा को के सहजा और उत्पाद्या दो भेद किए हैं। काव्य हेतु के संबंध में आचार्य वामन की उक्ति है, लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगति। ध्यातव्य है कि वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदेशिवे तरक्षते शतये सद्यः पद निर्वत्ते कांता सम्मित तयोपदेश युजे। काव्य प्रयोजन विषयक उपर्युक्त मत इनमें से किसका है? तो मम्मट का है। काव्यम यशसे अर्थवृते व्यवहार विदेशिवे तर्कक्षतये सद्या पर निर्वृत्तये कांत सम्मित तयोपदेश युजे। मम्मट का है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्ष्रव्यम कालसु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्यम निवेशनम। भामह ने कहा है। काव्यम दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वाद वामन ने कहा है। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? शब्द शक्ति के संबंध में मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, गलत है। जबकि शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का व्यापार है, ये सही है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा तीन प्रकार के शब्दों योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ का अर्थबोध होता है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमानार्थ भी कहते हैं। ये तीनों वाक्य सही हैं। अगला प्रश्न है, चिक्करहीं दिग्गज डोलमही गिरिडोल सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे कटकटही मरकट विकट भट विकट भर बहुकोरी कोटिन धावहीं जयराम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावहीं। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? तो ये ओज गुण है। प्रश्नोक्त पंक्तियों में ओज गुण काव्य गुण है। ओज का शाब्दिक अर्थ है तेज, प्रताप या दीप्त। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में उमंग और उत्साह का संचार होता है उसे ओज गुण प्रधान काव्य कहते हैं। यह गुण मुख्य रूप से वीर, बीभत्स, रौद्र और भयानक रस में पाया जाता है। इस प्रकार के काव्य में कठोर संयुक्ताक्षर वाले वर्णों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, काव्य के कितने प्रधान भेद होते हैं? काव्य के 3 भेद होते हैं, क्षमा कीजिए 2 होते हैं, दृश्य और श्रव्य होते हैं। दृश्य काव्य वह है जो अभिनय द्वारा दिखलाया जाए, जैसे नाटक, प्रहसन आदि। जो पढ़ने और सुनने योग्य हो वह श्रव्य काव्य है। श्रव्य काव्य के 2 प्रकार होते हैं, गद्य और पद्य। अगला प्रश्न है, औचित्य मत का प्रतिपादन कर उसे काव्य के प्राण के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं क्षेमेंद्र होंगे, औचित्य संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? शब्द की शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा साक्षात सांकेतिक अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है।
लक्षणा जो होती है मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ि का प्रयोग के कारण यदि मुख्यार्थ के संबद्ध अन्य अर्थ की प्रतीति हो तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध ना हो तो मुख्यार्थ से होता है और ना ही लक्ष्यार्थ से, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से या व्यंग्यार्थ से प्रकट होता है, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अगला प्रश्न है सौंदर्यम अलंकार किस आचार्य का कथन है? सौंदर्यम अलंकार वामन का है। दंडी ने कहा शरीरम तावद्दिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, भामा ने कहा शब्दार्थौ सहितौ काव्यम। अगला प्रश्न है निम्न ग्रंथों में अरस्तु का ग्रंथ है। अरस्तु का ग्रंथ है रिटोरिक, भाषण शास्त्र कहते हैं इसे। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं पेरिपोइथिकेस, तेखनेस, रेटोरिकेस और वसीयतनामा। पेरिप्सिस लॉन्जाइनस का है। इलियड जो ग्रंथ है वो होमर का है। अगला प्रश्न है निम्न में से विरेचन सिद्धांत पर विद्वानों ने किस व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है? तो राजनीति परक व्याख्या पर विचार प्रस्तुत नहीं किया है, जबकि धार्मिक नीति परक और कला परक व्याख्या पर विचार प्रस्तुत किए हैं। अगला प्रश्न है यूनान का सबसे पहला महाकवि कौन सा हुआ है? तो होमर हुआ है। यूनान का सबसे पहला महाकवि होमर हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं इलियड और ओडेसी। इनमें से लेखक और उनके ग्रंथ हैं प्लेटो ने इयोन और लॉज लिखा है, अरस्तु ने पेरिपोइथिकेस लिखा है, रेटोरिक भी लिखा है और वसीयतनामा भी लिखा है। अगला प्रश्न है जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विशेष औचित्य संबंधी चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ किस रूप की पूर्वार्ध वक्रता होती है? तो इसमें प्रत्यय वक्रता होती है। औचित्य संबंधी चमत्कार जिसमें भी उत्पन्न होता है प्रत्यय के द्वारा वहाँ प्रत्यय वक्रता होती है। अगला प्रश्न है वाक्यम रसात्मक काव्यम किस आचार्य का कथन है? वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का है। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का कथन है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं साहित्य दर्पण, प्रभावती प्रणय, राघव विलास आदि। इन अन्य आचार्य और उनके कथन क्या हैं? पंडित राज जगन्नाथ ने कहा है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। आचार्य कुंतक ने कहा है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। आचार्य हेमचंद्र ने कहा है दोषो सगुणों सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। अगला प्रश्न है रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक जो हैं प्लेटो हैं। उनकी अन्य रचनाएं इयोन, क्रातिलुस, फेर्द्रुस, लॉज आदि, जबकि अरस्तु ने पेरिपोइथिकेस और लॉन्जाइनस ने पेरिप्सिस ग्रंथ लिखा है। अगला प्रश्न है वक्रोक्ति जीवितम के लेखक कौन है? वक्रोक्ति जीवितम के लेखक हैं आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं। आचार्य भामा ने लिखा है काव्य अलंकार, वामन ने काव्य अलंकार सूत्र लिखा है, मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा है। अगला प्रश्न है उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? उत्पत्तिवाद है भट्ट लोलट का। उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी कहा गया है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि तथा विनय गुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका लिखी है। अगला प्रश्न है कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानहु मदन दुंदुभि दीनी मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। यह पंक्तियाँ किस गुण का उदाहरण हैं? तो यह पंक्तियाँ माधुर्य गुण का उदाहरण है। प्रश्नगत काव्य पंक्तियाँ माधुर्य गुण का उदाहरण है। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है। माधुर्य गुण में चित्त की द्रुति अवस्था उपनागरिका वृत्ति होती है। यह वैदर्भी रीति से युक्त होती है। इसमें श्रृंगार करुण शांत रसों की योजना होती है। अगला प्रश्न है ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। तो यह कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। जहाँ मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा हो और रूढ़ियाँ लक्षणों के सहारे उससे संबंधित अर्थ की प्राप्ति की जाए वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अगला प्रश्न है भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद किए जाते हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक श्रव्य काव्य का भेद नहीं है? तो श्रव्य काव्य का भेद महाकाव्य नहीं है। पद्य, गद्य और चंपू ये श्रव्य काव्य के भेद हैं। अगला प्रश्न है ईश्वर मर गया है ये नीत्शे ने कहा था, सबको याद है। ईश्वर मर गया है यह घोषणा नीत्शे ने की है। नीत्शे के दर्शन के केंद्र में ईश्वर नहीं मानव है। नीत्शे का मानना है कि ईश्वरीय गुणों से आभूषित होने की चाह रखने की बजाय श्रेष्ठ मनुष्य बनना अधिक श्रेयस्कर और लोक कल्याणकारी है। अगला प्रश्न है यूनानी विद्वान हेरोदातस ने इतिहास के 4 लक्षण निर्धारित किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उनमें से एक नहीं है? तो इतिहास के 4 लक्षण कौन से थे? यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विधा है, यह तर्कसंगत विधा है,
अतः इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण का आधारित होते हैं। यह आदर्शमूलक विधा है, जबकि ऐसा नहीं है। यही उत्तर होगा। इतिहास वैज्ञानिक विधा है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। यह भी इनका लक्षण है। हेरोदातस ने इतिहास के 4 लक्षणों में इनको शामिल किया है। माधुर्य गुण, अगला प्रश्न, माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो संयुक्ताक्षर का प्राय अभाव होता है, बिल्कुल। समास का अभाव होता है, इसमें हृदय में द्रुति उत्पन्न होती है, सही है ये तीनों। चौथा नहीं है, टा वर्ग के व्यंजन उपयोग नहीं किए जाते, इसमें लिखा है उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ओज गुण का संबंध किस रस से है? ओज गुण का संबंध किससे है? ओज गुण का रौद्र से संबंधित है, जबकि श्रृंगार, करुण और शांत माधुर्य गुण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है? कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है? कष्टार्थत्व जो है वो अर्थ दोष के अंतर्गत आता है, जबकि न्यून पदत्व, अप्रयुक्तत्व, अधिक पदत्व जो है वो शब्द दोष के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? लोकातीत आनंद शामिल नहीं है। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन में निम्नलिखित बातें शामिल होती हैं: यश प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर, अकल्याणकारी क्षतये, सग्गा पर निवृत्ति, अलौकिक परमानंद की प्राप्ति, कांता सम्मित उपदेश। संबंधित सूत्र इस प्रकार से है: काव्यम यश से अर्थकृते, व्यवहार विदे, शिवेतर क्षतये, सघा सद्या पर निवृत्तये, कांता सम्मितयोपदेश युजे। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं गौणी और शुद्धा। प्रयोजनवती लक्षणा में किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा की जाती है, जैसे बहुत सी तलवारें मैदान में आ गई। इस वाक्य से हम तलवार का अर्थ तलवार ही करते रह जाते हैं, तो अर्थ में बाधा पड़ती है, अतः जिस लक्षणा द्वारा अर्थ लिया गया वह प्रयोजनवती हुई। अगला प्रश्न है, प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंध काव्य में संगठन कथानक के द्वारा किया जाता है। प्रबंध काव्य सर्गबद्ध रचना है। ये सर्ग विभिन्न वृत्तांत वाले और विस्तृत होते हैं। इतिहास प्रसिद्ध अथवा किसी महात्मा सज्जन व्यक्ति से वास्तविक जीवन पर आश्रित इसका कथानक होता है। इसमें तो प्रमुख कथा काव्य के अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती है। कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता और गौण कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती हैं, जैसे रामचरितमानस। प्रबंध काव्य के 2 भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। अगला प्रश्न है, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। वर्ड्सवर्थ ने कहा है कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, वर्ड्सवर्थ की कथन है। वर्ड्सवर्थ की लिरिकल वेलेट्स प्रसिद्ध कृति है। इसे स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलनों का घोषणा पत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले नाटक में क्या कहते हैं? तो उसे विष्कंभक कहते हैं। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में विष्कंभक कहते हैं। विदूषक हंसाने वाला एक पात्र होता है। उसके कथन एक तरफ हास्य को जन्म देते हैं, दूसरी तरफ उनमें कटु सत्य या पुट भी होता है। कटु सत्य का पुट भी होता है। सूत्रधार नाटक का प्रारंभ करता है और अंत भी करता है। कभी कभी वह मंच के नेपथ्य से भी संचालन करता है। घोषणा करने वाले को उद्घोषक कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं? ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन। मम्मट काव्य प्रकाश लिखे हैं। अभिनव गुप्त ने आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोक लोचन नामक टीका लिखी है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता देता है? तो वस्तु, नेता और रस को मान्यता देता है। भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के वस्तु, नेता, रस इन्हीं 3 तत्वों को मान्यता देता है। अगला प्रश्न है, नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए की जाती है? समग्र सामग्री की सिद्धि कार्य के लिए की जाती है। नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि कार्य के लिए की जाती है। प्रयत्न, फलागम, नियताप्ति, प्रत्याशा, प्रारंभ ये कथा, संगठन या कार्यावस्था के भेद हैं। अगला प्रश्न है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य गुण है। इस पद में माधुर्य काव्य गुण है। माधुर्य गुण किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में हृदय में जहाँ मधुरता का संचार हो वहाँ
माधुर्य गुण होता है। यह गुण किस विशेष प्रकार से श्रृंगार, शांत और करुण रस में पाया जाता है? इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि कर्णप्रिय आर्द्रता, चित्त की द्रवणशीलता और प्रसन्नता कारक काव्य माधुर्य गुण युक्त काव्य होता है। अगला प्रश्न है, देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? तो तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं लेखन को जैक देरिदा। देरिदा एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। उन्होंने विखंडन के सिद्धांत को जनक माना जाता है। उनके विशाल लेखन कार्य का साहित्यिक और यूरोपीय दर्शन पर गहन प्रभाव पड़ा। देरिदा को सबसे अधिक पुनर्निर्माण के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्तराधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? उत्तराधुनिकतावादी चिंतक कौन सा नहीं है? F.R. लेविस उत्तराधुनिकतावादी चिंतक नहीं है। अन्य चिंतक फ्रांसुआ त्योहार, बोद्रिया और फ्रेडरिक जेमिसन उत्तराधुनिकतावादी चिंतक हैं। उत्तराधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुशास्त्र और आलोचना के क्षेत्रों में फैला एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने अपने से पहले प्रचलित आधुनिकतावाद की चुनौती दी और सांस्कृतिक वातावरण बदल डाला। नई विचार शैली में विचारधाराएं एक निर्धारित दिशा वाले सामाजिक विकास और वस्तुनिष्ठतावाद के विरुद्ध और संशयवाद, व्यक्तिपरक और व्यंग्योक्ति की ओर रुझान प्रचलित हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? तो पेरिपोइथिकेस नहीं है, ये अरस्तु की है। इयोन, रिपब्लिक और पोलितेइया प्लेटो की रचना है। अरस्तु का काव्यलोचन ग्रंथ कौन सा है? तो पेरिपोइथिकेस है। पेरियोप्सिस किसका है? पेरियोप्सिस लॉन्जाइनस का है। अरस्तु का काव्यलोचन ग्रंथ पेरिपोइथिकेस है। पेरियोप्सिस नामक ग्रंथ लॉन्जाइनस का है। बायोग्राफिया लिटरेरिया नामक ग्रंथ जो है कॉलरिज का है। अगला प्रश्न है, ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है, अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। यह कथन किसका है? तो ये प्लेटो का है। प्लेटो जो थे वो काव्य के पक्षधर नहीं थे। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है, अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। यह कथन प्लेटो का है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है पुनः सर्जन। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का अर्थ है पुनः सर्जन। अगला प्रश्न है, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है? काव्य को प्रकृति की अनुकृति अरस्तु ने माना है। इनकी रचना पेरिपोइथिकेस है। प्लेटो की रचना रिपब्लिक है। एलियट की रचना सेक्रेड वुड है। अगला प्रश्न है, चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकरता है? तो ये जहाँ तक प्लेटो का है नहीं, ये अरस्तु का है। प्लेटो ने भी दिया है ना अनुकरण का सिद्धांत, इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। रिचर्ड्स अथवा अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। प्लेटो की रचना सिम्पोसियोन है। एलियट की रचना लिरिकल वेलेट्स है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दार्शनिकों के विचारों में कौन सा विचार असंगत है? तो प्लेटो ने बौद्धिक आनंद के विचारों को स्वीकार किया है, एनरिक को नहीं। सही है। अरस्तु ने प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत हैं कहा है। क्रोचे ने कहा है कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदोद्रेक के लिए भावों को उद्वेलित करती है, यह गलत है। लॉन्जाइनस ने कहा है साहित्य का संबंध तर्क नहीं, कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करता है। सही है, तो उत्तर सी हो जाएगा। कविता सौंदर्य के माध्यम से तात्कालिक आनंदोद्रेक के लिए भावों को उद्वेलित करती है। दार्शनिक विचार असंगत है क्योंकि कथन में सौंदर्य को बाह्य वस्तु के रूप में प्रकट किया जा रहा है, जबकि क्रोचे सौंदर्य को आंतरिक वस्तु मानते हैं। प्लेटो ने बौद्धिक आनंद को स्वीकार किया है, एनरिक को नहीं। अरस्तु प्राकृतिक पदार्थ परमात्मा द्वारा उद्भूत हैं कहते हैं। लॉन्जाइनस ने साहित्य का संबंध तर्क नहीं, कल्पना द्वारा पाठक को अभिभूत करता है। क्रोचे कहते हैं कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है, अर्थात सृष्टा सौंदर्य का भागी होता है। अगला प्रश्न है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? कवि की अंतश्चेतना की उपेक्षा मिलती है।
उत्तर हो गया बी। अगला प्रश्न है, आइए रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? वाच्यार्थ है, भाव है, अभिप्राय भी है लेकिन कला नहीं है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में कला अर्थ का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, टी.एस. एलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है? अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में किया है, टी.एस. एलियट ने। अगला प्रश्न है, टी.एस. एलियट के काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है। टी.एस. एलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है। परंपरा और इतिहास बोध को उन्होंने स्थापित किया है कवि व्यक्तित्व के स्थान पर। अगला प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को। अगला प्रश्न है, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कॉलरिज का कथन है, क्योंकि वे कल्पना सिद्धांत के प्रतिपादक भी हैं। अगला जो है पॉइंट, कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है, क्रोचे ने माना है। काव्य श्रेष्ठ मनोरंजन है, एलियट ने कहा है। कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, वर्ड्सवर्थ ने कहा है। अगला प्रश्न है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के 4 स्तंभों में कौन सा स्तर असंगत है? तो विचार संगत जो है असंगत है। बाकी अंतः संस्कार, अभिव्यंजना, अनुषांगिक आनंद और ये जो हैं अभिव्यक्ति जो है चौथा इसका स्तंभ है अभिव्यंजना का। अगला प्रश्न है, लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? विपर्यय शैलीगत दोष नहीं है। बाकी बालेता, बागाडंबर, भावाडंबर जो हैं विपर्यय शैलीगत दोष हैं। क्षमा कीजिए, जो है विपर्यय वो शैलीगत दोष नहीं है, बाकी शैलीगत दोष हैं बालेता, बागाडंबर और भावाडंबर। लॉन्जाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए उदात्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वे उदात्त को काव्य को श्रेष्ठ मानने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं। इनकी कृति हैं काव्य में उदात्त तत्व। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में कौन सा समीक्षक नहीं है? तो लॉरेंस जहाँ तक नहीं होना चाहिए, जी हाँ लॉरेंस नहीं है। लॉरेंस मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में समीक्षक नहीं है, जबकि लेनिन, गोर्की, कार्डवेल मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा के समीक्षक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाती है। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवादी उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज ही स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है, ऐसा मानते हैं। अगला प्रश्न है, संरचनावाद का जनक माना जाता है। संरचनावाद का जनक माना जाता है सास्योर को। बाकी सास्योर स्वीडन के प्रसिद्ध भाषाविद थे। संरचनावाद मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जो संकेत विज्ञान यानी संकेतों की एक प्रणाली और सहजता से परस्पर संबद्ध भागों की एक पद्धति के अनुसार तथ्यों का विश्लेषण करने का प्रयास करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो नाट्यशास्त्र में अनुकरण का प्रयोग सबसे पहले भरत मुनि ने किया है। इनकी रचना भरत मुनि ने की है। इस नाट्यशास्त्र को पंचवेद भी कहा जाता है। इस ग्रंथ के छठ एवं सप्तम अध्याय में रस और भाव का वर्णन है। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। अगला प्रश्न है, गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम कौन सा है? प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर सिकंदर, पहला ही वाला सही है। गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम है प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, अर्थात प्लेटो अरस्तु के गुरु थे तथा अरस्तु सिकंदर के गुरु। शेष विकल्प असंगत हैं। अगला प्रश्न है, रोयक किस ग्रंथ के रचयिता हैं? तो अलंकार सर्वस्व के रचयिता हैं रोयक। काव्य अलंकार ग्रंथ भामा का, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित का और काव्यदर्श दंडी का है। अगला प्रश्न है, ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं? ध्वनि के त्रिविध प्रकार निम्न में से कौन से हैं? वस्तु, अलंकार और रस ध्वनि के त्रिविध प्रकार हैं। इसके प्रणेता आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र है भरत मुनि का।
भारतीय काव्यशास्त्र प्राचीनतम ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। यह भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है। इसे भरत मुनि ने पंचम वेद भी कहा है। नाट्यशास्त्र 36 अध्याय और 5000 श्लोक हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के 10 गुण, 10 दोष तथा 4 अलंकार, यमक, रूपक, दीपक, उपमा की मीमांसा की है। अन्य ग्रंथ और उनके रचनाकार कौन कौन से हैं? काव्यालंकार भामा ने लिखा है। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन ने, काव्यदर्श दंडी ने लिखा है। अगला प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जयशंकर प्रसाद का है। जो काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानधारा है। जयशंकर प्रसाद का है। महादेवी वर्मा ने कहा है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में अभिभूत होती हैं। अगला प्रश्न जो पॉइंट है, रामचंद्र शुक्ल ने कविता के बारे में क्या कहा है? कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का संचारण होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, रसात्मक शब्दार्थी काव्य है और उसकी छंदों में विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आनंदवर्धन है। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता आनंदवर्धन है। ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन इन्होंने किया है। वामन काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की है। इसमें सूत्रों की संख्या 319 है। यह ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। भामा ने काव्यालंकार नामक ग्रंथ की रचना की है। पंडित राज जगन्नाथ ने रसगंगाधर नामक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? वक्रोक्ति का भेद कौन सा नहीं है? शब्द वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है, जबकि वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता और प्रबंध वक्रता इसके भेद हैं। शब्द वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता और प्रबंध वक्रता वक्रोक्ति के 6 भेद हैं। वामन ने इनको दिया है। अगला प्रश्न है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कथन किसका है? यह कथन वाल्तेयर का है। अगला प्रश्न है, मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है? मौलिक रूप से व्यंजना 3 प्रकार की बनती है। अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना, लक्षणा मूला शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। अगला प्रश्न है, लिए स्वर्ण आरती भक्त जन करते शंख ध्वनि झनकार, इसमें कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें अयथार्थ दोष है। अयथार्थ दोष किसे कहते हैं? अयथार्थ के अभाव में यह दोष होता है। लिए स्वर्ण आरती भक्त जन करते शंख ध्वनि झनकार, इसमें अयथार्थ दोष है। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी होती है? काव्य दोषों की संख्या 10 होती है। 10 दोष, 10 गुण, 4 अलंकार और 8 रस इन्होंने माने हैं। काव्य के 10 गुण 10 दोष बताए हैं। भरत मुनि ने संस्कृत काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। इनका समय दूसरी शती है। इन्होंने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है जिसे पंचम वेद कहा जाता है। इसी ग्रंथ में 10 दोष, 10 गुण और 4 अलंकार को इन्होंने माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अभिनय का भेद नहीं है? तो अभिनय का भेद भारतीय नहीं है। वाचिक, आहार्य और आंगिक अभिनय का भेद है। भारतीय अभिनय का भेद नहीं है, बल्कि यह नाट्य वृत्ति है। नाट्य शास्त्र में मूलतः 4 नाट्य वृत्ति होती हैं, भारती, सात्वती, कैशिकी और आर्भटी। अभिनय के मूलतः 4 प्रकार माने गए हैं, आंगिक, कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य। आंगिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य लक्षणा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लक्षणा को कहा जाता है। लक्षणा को शब्द शक्ति कहा जाता है। लक्षणा को शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। इन शब्द शक्तियों के अलग अलग भेद होते हैं। शब्द शक्ति के भेद 3 भेद होते हैं शक्ति के, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। अभिधा के भी 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लक्षणा के होते हैं रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा। अगला प्रश्न है, नाटक में पर्दे के पीछे दी जाने वाली सूचना कहलाती है, चूलिका कहलाती है।
पर्दे के पीछे दी जाने वाली सूचना चूलिका कहलाती है। संस्कृत साहित्य के नियमानुसार रंगशाला पर युद्ध या मृत्यु आदि का दृश्य दिखलाना निषिद्ध है, इसलिए इसके सूचना नेपथ्य से हो जाया करती है। विष्कंभक का प्रमुख अर्थ नाटकीय वृत्त में अत्यधिक रूप से विस्तृत क्रियाकलापों और चेष्टाओं का प्रसार रोकना तथा स्मृति के द्वारा कथा भाग को जोड़कर पुनः पुष्ट करना है, बनाना है। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवती लक्षणा का भेद नहीं है तो रूढ़ा नहीं है। शुद्धा, सारोपा और गौड़ी प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। लक्षणा के दो भेद हैं, प्रयोजनवती और रूढ़ा। अगला प्रश्न है, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? तो च्युत संस्कारत्व कहलाता है। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग जो होता है वो च्युत संस्कारत्व कहलाता है। जब किसी काव्य में लयबद्धता लाने के लिए व्याकरण संबंधी त्रुटियों की उपेक्षा कर दी जाती है तो वहाँ च्युत संस्कृति दोष आ जाता है। इस निराशता को छोड़ो, आशा से लो काम, निराशता शब्द है ही नहीं, इसलिए त्रुटिपूर्ण कहलाता है, निराशा शब्द होता है जबकि। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवती लक्षण के भेद हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं गौणी और शुद्धा। लक्षणा शब्द शक्ति एक का एक प्रकार है, जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित होने पर रूढ़ी अथवा प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंधित अन्य को लक्ष्य किया जाता है, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। प्रयोजनवती लक्षणा जहाँ वह लक्षणा है जो प्रयोजन द्वारा वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ प्रकट करें, इसमें किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि हेतु लक्षणा की जाती है। जैसे बहुत सी तलवारें मैदान में आ गईं, यहाँ तलवार का अर्थ तलवार न होकर बंद सिपाही हैं। गौड़ी और शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य का सर्वस्व कहा गया है। काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया है। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक जो हैं आचार्य भामा है, इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। ध्वनि के आनंदवर्धन हैं, वक्रोक्ति के कुंतक हैं, रीति के वामन हैं। अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? शब्द शक्ति के भेद हैं 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा होती है मुख्य अर्थ में बाधा होने पर रूढ़ी या प्रयोजन से जिस शक्ति द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाता है वह लक्षणा शब्द शक्ति होती है। व्यंजना होती है जब अभिधा तथा लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं होता, तब जिस शक्ति द्वारा अर्थ की प्राप्ति होती है उस शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कितने गुण हैं? काव्य में कितने गुण हैं? आचार्य वामन के अनुसार तो 20 गुण हैं, 10 शब्द गुण हैं और 10 अर्थ गुण हैं, इसलिए 20 माने गए हैं। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है? नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। ये कामायनी की पंक्तियाँ हैं, याद रखिएगा। इसमें माधुर्य गुण है। उपर्युक्त पंक्तियों में माधुर्य गुण है। कानों को प्रिय लगने वाला श्रव्य काव्य माधुर्य गुण काव्य कहलाता है और जो माधुर्य गुण का परिचायक होता है यह गुण श्रृंगार, करुण और शांत रसों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा आनंदवर्धन ने माना है। आनंदवर्धन जो हैं ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं, ध्वन्यालोक के ये रचयिता हैं। इन्होंने जो ध्वनि को काव्यात्मा ध्वनि कहा है, या अर्थात काव्य की आत्मा इन्होंने ही ध्वनि को माना है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है, भोजराज ने सरस्वती कंठावरण, जयदेव ने चंद्रालोक लिखा है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो श्रोता शब्द शक्ति का भेद नहीं है। अभिधा और लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं। अगला प्रश्न है, अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार होती है, किस प्रकार का दोष है? अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो रस दोष है। अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना रस दोष है। जहाँ कविता में रस की उत्पत्ति बाधित होती है उसे रस दोष कहा जाता है, जबकि समास दोष तथा पद दोष दोनों का अनुभाव तथा विभाव से संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक की हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहत सवै लगी में पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? तो भावोत्कर्ष बोध होता है।
गोपियाँ कहती हैं ना कि हमको कहाँ लिखा है, हमारे बारे में कहाँ लिखा है, जब वे कृष्ण का पत्र लेकर आते हैं, तो इसमें भावोत्कर्ष हो जाता है। अगला प्रश्न है अर्थ वैमल्यम प्रसादा, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है, उपर्युक्त परिभाषा किस आचार्य की है? तो वामन ने कहा है। अर्थ वैमल्यम प्रसादा वामन ने कहा है। यह परिभाषा आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में गुणों की चर्चा करते हुए दी है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक लिखा है, रुद्रट ने काव्यालंकार लिखा है और दंडी ने काव्यादर्श लिखा है। भामा के अनुसार काव्य में कितने दोष होते हैं? भामा के अनुसार काव्य में 11 दोष माने हैं, तो इसमें 11 दोष नहीं दिए, इसलिए उन्होंने फाल्स मान लिया है आयोग ने। अगला प्रश्न है अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है? अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं भामा और इन्होंने काव्यालंकार ग्रंथ लिखा है। इनका समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व मानते हुए न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम कहा है। जैसे केशवदास ने लिखा है कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मुख, ऐसा कुछ लिख के दिया है ना उन्होंने, केशवदास ने। इसी प्रकार उन्होंने न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम कहा है। अगला प्रश्न है वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ है? वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव जो हुआ है वो ध्वनि संप्रदाय के विरोध में हुआ है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना है, जबकि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ ध्वन्यालोक है। इन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है। अगला प्रश्न है किसने अनुकरण को काव्य की आत्मा माना है? अनुकरण को अरस्तु ने काव्य की आत्मा माना है। अरस्तु का समय 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व है। इनके गुरु का नाम प्लेटो था। ये अनुकरण तथा विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं तेकनेस रेटोरिकेस, पेरिपोएटिकेस और वसीयतनामा। अगला प्रश्न है प्लेटो ने कवि को क्या माना है? प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है। प्लेटो का समय 427 ईसा पूर्व से 343 ईसा पूर्व है। इसने प्रत्यय जगत को यथार्थ माना है। इसने आदर्श राज्य के कवियों को बहिष्कार करने की बात कही है। आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार करने की बात प्लेटो ने कही है। प्लेटो की प्रमुख कृतियां हैं इयोन, लॉज, रिपब्लिक, सिम्पोजियन, पोलिथेइया आदि। प्लेटो का कथन है गुलामी मृत्यु से भी भयावह है। अगला प्रश्न है विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरस्तु ने किया था। विरेचन के लिए कैथारसिस शब्द प्रयोग किया जाता है जो कि यूनानी शब्द है। अरस्तु का कथन है कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय है। अगला प्रश्न जो है विरेचन क्या है? विरेचन जो है मनोविकारों का शुद्धिकरण कहलाता है। विरेचन मनोविकारों का शुद्धिकरण है। अरस्तु ने अपने काव्यशास्त्र में मुख्यतः दुखांतक काव्य रूप का विवेचन किया है। दुखांतक ऐसे काव्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के भिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरणों से विभूषित है। कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान रूप में नहीं, जो करुणा और भय का उद्बुद्ध कर इन भावों का उचित विरेचन करें। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो क्रोचे हैं। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। इन्होंने एस्थेटिक नामक इतावली गलत लिखा है, इतालवी भाषा में ग्रंथ लिखा है। यह ग्रंथ दो भागों में लिखा गया है। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है, द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। अभिव्यंजनावाद किसने दिया है? क्रोचे ने दिया है। एस्थेटिक इनका ग्रंथ है, दो भाग में है। सैद्धांतिक विवेचन सौंदर्य शास्त्र का पहले भाग में है, द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का ऐतिहासिक विवेचन है। अगला प्रश्न है क्रोचे कैसे दार्शनिक हैं? क्रोचे हैं आत्मवादी दार्शनिक। क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक हैं। इनसे सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है। इनकी मान्यताएं हैं अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद है। अभिव्यंजना आत्मिक कला है, प्रत्येक अंतः प्रज्ञा कला है। कला सृष्टि केवल आंतरिक है, कला रूप में है, वस्तु में नहीं है। कला अखंड है। सौंदर्य आंतरिक तत्व है। कला अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना में अभेद संबंध है। कला वैयक्तिक है। कला कला के लिए है, उसका कोई प्रयोजन नहीं होता। अगला प्रश्न है अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? अभिव्यंजना किस सौंदर्य शास्त्र का
महत्वपूर्ण कला पक्ष है? तो यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कला पक्ष है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे हैं। क्रोचे के प्रसिद्ध ग्रंथ है एस्थेटिक। अगला प्रश्न है, काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख किसने माना है? काव्य रचना में उदात्त तत्व को लॉन्जाइनस ने माना है। लॉन्जाइनस उदात्तवाद के प्रवर्तक रहे हैं। लॉन्जाइनस उदात्त को काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाले तत्व मानते हैं। अगला प्रश्न है, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत जो है एलियट के द्वारा दिया गया है। निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत टी.एस. एलियट के द्वारा दिया गया है। टी.एस. एलियट ने ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट शीर्षक निबंध के उत्तरार्ध में निर्व्यक्तिकता पर विचार किया है। एलियट 20वीं शताब्दी के अंग्रेजी के सर्वश्रेष्ठ कवि और आलोचक थे। इनका जन्म सेंट लुई अमेरिका में 1888 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द सेक्रेड वुड, ऑन पोएट्री एंड पोएट्स आदि। अगला प्रश्न है, काव्यशास्त्रीय आचार्यों का कालक्रमानुसार सही क्रम कौन कौन सा है? तो काव्य जो कालक्रमानुसार है, वामन तो सबसे पहले आएंगे ही। वामन के बाद जो हैं आनंदवर्धन आते हैं, अभिनव गुप्त आते हैं और मम्मट आते हैं, तो उत्तर डी हो जाएगा। वामन का 8वीं शताब्दी समय है। काव्यालंकार सूत्र इनका ग्रंथ है। आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक है। 9वीं शताब्दी में इनका आविर्भाव हुआ था। अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी के हैं। अभिनव भारती और ध्वन्यालोक लोचन इन्होंने लिखा है। मम्मट का 11वीं शताब्दी है जो और काव्य प्रकाश इनका ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, नीत्शे का संबंध किस विचारधारा से है? तो अस्तित्ववाद से इनका संबंध है। इन्होंने ही ईश्वर की मृत्यु का घोषणा पत्र भी लिखा है। नीत्शे का संबंध अस्तित्ववाद विचारधारा से। यह जर्मनी के दार्शनिक थे। इनका पूरा नाम फ्रेडरिक नीत्शे था। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक फ्रायड को माना जाता है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम कौन सा है? तो पोएटिक्स, लिटरेरिया, बायोग्राफिया, एस्थेटिक और सेक्रेड वुड सही क्रम है। पोएटिक्स अरस्तु ने लिखा था 350 ईस्वा पूर्व। कॉलरिज ने 1817 में बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखा है। एस्थेटिक क्रोचे ने लिखा है 1902 में। सेक्रेड वुड टी.एस. एलियट ने 1920 में लिखा है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने किन अर्थों में की है? तो कलापरक तो होगा ही होगा। ए और सी सही हैं। तो अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने धर्मपरक और कलापरक अर्थों में की है। अरस्तु का जन्म मकदूनिया के इस्तगिरा नामक स्थान में हुआ था। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। अरस्तु अनुकरण और विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक रहे हैं। अगला प्रश्न है, कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए किस आचार्य ने कहा है कि ऐसा ना कोई शब्द है, ना अर्थ है, ना न्याय और ना कला जो काव्य का अंग ना बन सके? तो भामा ने कहा है। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए भामा ने कहा, ऐसा ना कोई शब्द है, ना अर्थ है, ना न्याय, ना कला जो काव्य का अंग बन सके। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? आनंदवर्धन ने किस काव्य को ध्वनि कहा है? जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें उसे ही ध्वनि कहा जाता है। आनंदवर्धन ने कहा है, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों अपने अर्थ का उत्सर्जन कर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करें उस काव्य को ध्वनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो मार्क्सवाद कौन से हैं? मार्क्सवाद विचारधारा के लेखक जो हैं एंगल्स हैं। अस्तित्ववाद के जो लेखक हैं काफ्का। मनोविश्लेषणवाद के लेखक हैं युंग और उत्तराधुनिकतावाद के हैं रोलावर्थ। विचारधारा जो है मार्क्सवाद एंगल्स ने लिखा है। अस्तित्ववाद काफ्का ने लिखा है। मनोविश्लेषणवाद युंग ने लिखा है और उत्तराधुनिकतावाद रोलावर्थ ने लिखा है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना किस प्रकार करता है? प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना करता है किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर काव्य रचना करता है। प्लेटो प्रत्ययवादी और आत्मवादी दार्शनिक थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं इयोन, फेदरोस, लॉज और रिपब्लिक।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित आचार्यों का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम है दंडी आए पहले, फिर आनंदवर्धन आए, कुंतक आए, फिर रोयक आए। दंडी 7वीं शताब्दी में आए थे, आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी में, कुंतक 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में, कुंतक 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आए थे। अगला प्रश्न है किस आचार्य ने शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता और काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है? शक्ति, लोक व्यवहार आदि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर लिया गया अभ्यास किसने माना है? तो मम्मट ने माना है काव्य हेतु। अगला प्रश्न है कॉलरिज के अनुसार कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता भी है, और कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती है, इसलिए कॉलरिज जो उत्तर है इसके बारे में बी और डी सही होगा। कॉलरिज के अनुसार कल्पना कार्यत्री प्रतिभा है, यही कवि की सृजनात्मकता है, कल्पना में वैज्ञानिक सुशृंखलता नहीं होती। कॉलरिज के प्रमुख ग्रंथ हैं द फेरेड, द बायोग्राफिया लिटरेरिया, चर्च एंड स्टेट, एड्स थ्रू रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न है अपने काव्य सिद्धांत की निर्मिति के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया है? सहजानुभूति का अवधारणा का सहारा किसने लिया है? क्रोचे ने लिया है। क्रोचे अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं। इन्होंने एस्थेटिक नामक ग्रंथ लिखा है, इतालवी भाषा में लिखा है, जो 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग में सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विवेचन है, द्वितीय भाग में सौंदर्य शास्त्र का इतिहास है। इनके सौंदर्य विवेचन का आधार आत्मवाद है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सिद्धांतों को संबंधित विचारकों के साथ सुमेलित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही करके उत्तर देखिए। संरचनावाद जो है किसने दिया है? संरचनावाद क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने दिया है। संरचनावाद अस्तित्ववाद अल्बर्ट कामू ने दिया है। मूल्य सिद्धांत जो दिया है वो आई.ए. रिचर्ड्स ने दिया है। यथार्थवाद जो दिया है जॉर्ज लुकास ने दिया है। संरचनावाद क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, अस्तित्ववाद अल्बर्ट कामू, मूल्य सिद्धांत आई.ए. रिचर्ड्स, यथार्थवाद जॉर्ज लुकास, अभिव्यंजनावाद बेनेडिक्टो क्रोचे। अगला प्रश्न है कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम कौन सा है? साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम है रस, अलंकार और रीति, फिर ध्वनि। रस, अलंकार, रीति और ध्वनि। रस दिया था भरत मुनि ने, अलंकार भामह ने दिया है, रीति वामन ने दी है 8वीं शताब्दी में, ध्वनि आनंदवर्धन ने 9वीं शताब्दी में दिया है। अगला प्रश्न है ग्रंथों को कालक्रमानुसार सही अनुक्रम में लिखना है। तो काव्यादर्श पहले आया, फिर ध्वन्यालोक आया, काव्य मीमांसा, फिर वक्रोक्ति जीवितम। दंडी ने काव्यादर्श दिया 7वीं शताब्दी में, आनंदवर्धन ने दिया ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी में, राजशेखर ने काव्य मीमांसा 9वीं शताब्दी उत्तरार्ध में दिया है, कुंतक ने वक्रोक्ति जीवितम 10वीं शताब्दी में दिया है। अगला प्रश्न है जन्म के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम कौन सा है? जन्म के अनुसार पाश्चात्य विचारों का सही अनुक्रम कौन सा है? सैमुअल टेलर कॉलरिज पहले आए थे, फिर मैथ्यू अर्नल्ड आए, फिर ऑस्कर वाइल्ड आए, फिर आई.ए. रिचर्ड्स आए। सैमुअल टेलर कॉलरिज का जन्म 1772 ईस्वी, मैथ्यू अर्नल्ड ने 1822 ईस्वी। 1772 ईस्वी सैमुअल टेलर कॉलरिज, फिर मैथ्यू अर्नल्ड 1822 ईस्वी, ऑस्कर वाइल्ड 1856 ईस्वी, आई.ए. रिचर्ड्स 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? कौन सी पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे? सैमुअल टेलर कॉलरिज 20वीं शताब्दी में मौजूद नहीं थे, वे 18वीं शताब्दी के थे। कॉलरिज जो थे 18वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारक रहे हैं। 1772 ये गलत लिखा, 1772 में इनका जन्म हुआ था, जबकि आई.ए. रिचर्ड्स, बेनेडिक्टो क्रोचे, सिगमंड फ्राइड पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद थे। सैमुअल टेलर कॉलरिज का प्रमुख ग्रंथ बायोग्राफिया लिटरेरिया, आई.ए. रिचर्ड्स की प्रमुख पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, क्रोचे की पुस्तक है एस्थेटिक। अगला प्रश्न है कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार कौन सा है? काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार जैववादी सिद्धांत है। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 ईस्वी की काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। प्रमुख ग्रंथ हैं द फ्रेंड, एड्स थ्रू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिटा। स्वच्छंदतावाद वर्ड्सवर्थ ने दिया, यथार्थवाद कार्वे ने दिया, संरचनावाद फर्दिनांद द सस्यूर ने दिया है, संरचनावाद प्रतीकवाद बादलेयर ने दिया है, प्रमेयवाद जो है टी हुम ने दिया है, अजनबीपन स्केलोवस्को ने दिया है, विखंडनवाद जैक देरिदा ने दिया है। अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही ग्रंथ
सही क्रम देना है तो काव्य अलंकार सबसे पहले आएगा, काव्य अलंकार नहीं आएगा, सबसे पहले नाट्यशास्त्र आएगा, फिर काव्य अलंकार आएगा, फिर ध्वन्यालोक आएगा, फिर साहित्य दर्पण आएगा। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने दिया 2वीं शताब्दी में, फिर भामा ने 6वीं शताब्दी में काव्य अलंकार दिया, ध्वन्यालोक 9वीं शताब्दी में, साहित्य दर्पण विश्वनाथ ने दिया है। इनका समय देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो 10 मानी है। उन्होंने काव्य दोष 10 माने हैं। गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्यायक्षेत, विषय, विसंधि, शब्दच्युति। और मम्मट ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। भामा ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने, सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। अगला प्रश्न है, आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? ध्वनि की आत्मा माना है आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को माना है। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। आनंदवर्धन को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। ध्वनि को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है। कुछ अन्य ध्यातव्य हैं। अलंकार के जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक भामा हैं, रीति के वामन हैं, रस के भरत मुनि हैं, औचित्य के क्षेमेंद्र हैं। अगला प्रश्न है, रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया है? भट्टलोलट ने किया है। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूपतानुसंधान भट्टलोलट ने किया है। इनका रस सिद्धांत मीमांसा दर्शन पर आधारित है। इन्होंने रस की अवस्थिति मूलतः अनुकार्य अर्थात ऐतिहासिक पात्र राम आदि में मानी है तथा गौण रूप में अनुकृता में भी मानी है। निम्नलिखित रस सूत्र और उनके व्याख्याकार हैं। उत्पत्तिवाद भट्टलोलट हैं, अनुमतिवाद शंकुक हैं, मुक्तिवाद भट्ट नायक हैं, अभिव्यक्तिवाद भट्ट अभिनव गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, अभिनव गुप्त के अनुसार मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वर पर के बंधन से छूट जाता है। ए और सी सही हैं। मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से छूट जाता है। अभिनव गुप्त का जन्म 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीर में स्वीकार किया गया है। इन्होंने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंह गुप्त, भट्ट इंद्रराज और भट्टतोत को गुरु मानकर किया है। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना भी की है। गुप्त जी के अनुसार साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्व पर के बंधन से